हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संपूर्ण निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है। तो आज हमारे जो क्लासेज है वो कौन से नंबर की क्लास है? 27वें नंबर की क्लास है। कौन से नंबर की क्लास है? 27वें नंबर की क्लास है। और पिछली यदि 26 वीडियो जो आप देखना चाहते हैं 26 क्लासों को, तो आपको वो मिलेंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कहाँ पर मिल जाएंगी? इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी 26 क्लासेज, वहां पर आप देख सकते हो। तो 27 क्लासेज हमने कवर कर ली हैं। तो उनके अंदर 27 क्लासों के अंदर आपको काफी टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी चल रही है। तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 जो है, कौन सी है? यूनिट 1 जो है उसकी फर्स्ट जो यूनिट है, यूनिट 1 की फर्स्ट यूनिट जो है वो क्लियर हो गई है। फर्स्ट यूनिट अपनी क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अब चल रही है, देखिए सेकंड को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सेकंड को अपन करेंगे इस थर्ड के बाद में स्टार्ट। तो अब चल रही है अपनी थर्ड यूनिट। तो यूनिट थर्ड चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 27वें नंबर की क्लास आज है। तो मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि देखिए फ्री क्लासेज अपनी चल रही है। तो आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना है। देखिए मैं आपसे लाइक की बोलता नहीं हूं, परंतु आज आपको टारगेट दे रहा हूं इस वीडियो पर, इस क्लास पर 100 प्लस लाइक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 100 प्लस लाइक होने चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट, आ जाइए। कल अपना टॉपिक हो गया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से तत्व थे अपने? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन क्या होते हैं? जैसे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाते हैं उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। आगे हमने देखा एस ब्लॉक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु भी कहते थे क्योंकि उनकी ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती थी। ये सब कुछ हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। पिछली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिए, वहां पे जाके देख सकते हो। अब देखिए, अब अपना जो टॉपिक था वो स्टार्ट था नर्मता। उसी के अंदर अगला बिंदु है नर्मता। क्या? नर्मता। इसको लिखेंगे आप, और इसके अंदर मैं सबसे पहले तो आपको लिखवा देता हूं, फिर आपको क्या करता हूं, समझाता हूं। तो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि अपने पास नोट्स हैं। ये नोट्स हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, बिल्कुल हाथों से बनाए पूरे नोट्स हैं, अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। क्लास से मतलब इसी जो चैनल है साइंस फाउंडेशन, या तो इस पर मैं पूरी क्लास इन्हीं नोट्सों से पूरा सिलेबस क्लियर करवाऊंगा। और आपको यदि ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नंबर नीचे व्हाट्सएप नंबर है उन पर मैसेज कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहीं पर पूरे नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नर्मता है, तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, एक बार आप अच्छे से लिखिएगा, फिर मैं इसको समझा दूंगा। तो मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है। आप लिखिए, क्षार धातुएं नरम व आघातवर्धनीय होती हैं। क्षार धातुएं नरम व आघातवर्धनीय होती हैं क्योंकि क्योंकि बड़े परमाणुवीय आकार व संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनका धात्विक बंध दुर्बल होता है। इनका धात्विक बंध दुर्बल होता है। आगे लिखना है आपको, इनकी संरचना बीसीसी होती है। इनकी संरचना बीसीसी होती है। इनकी संरचना बीसीसी होती है। पहले आप लिख लीजिएगा इनको, फिर मैं समझाता हूं। तो इतना लिख लिया आपने। अब इसको एक बार समझ लीजिएगा हल्का सा। इसको लिखने के बाद में आपको समझना है कि क्षार धातुएं नरम व आघातवर्धनीय होती है। क्षार धातुएं, नरमता में लिखना है कि क्षार धातुएं नरम व आघातवर्धनीय। कैसी होती हैं? क्षार धातुएं मतलब नरम भी होती हैं और आघातवर्धनीय भी होती है। जो आघातवर्धनीयता है, इसके बारे में आप सभी को पता है, आघातवर्धनीय किसे कहते हैं। तो ये क्या होती है? नरम भी होती हैं और आघातवर्धनीय। क्षार धातुएं जो होती है, क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं ये सभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। क्षार धातुएं अपनी 14 क्षार धातुएं हैं, उनको एक बार देखना, आप उनको जरूर याद कर लेना। तो आगे है, मैंने इतना लिखवाया, आगे है, इनके बड़े परमाणुवीय आकार व संयोजकता कोष में, इनके बड़े परमाणुवीय आकार, इनके क्षार धातुएं के बड़े
परमाणवीय आकार, इनके बड़े परमाणवीय आकार एवं इनके बड़े परमाणु आकार एवं संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संयोजकता कोष में क्या, संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनका धात्विक बंध दुर्बल होता है। इनका धात्विक बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। समझने लायक बात यही है कि संयोजकता बड़े परमाणविक आकार के कारण इनके धात्विक जो कोष होता है, संयोजकता कोष होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनमें जो धात्विक बंध होता है दुर्बल होता है। कौन सा होता है, दुर्बल बंध बनता है। आगे देखिएगा, प्रबल बंध नहीं बनता है, दुर्बल बंध बनता है। इसमें मुख्य बात यही है। आगे है, इनकी संरचना बीसीसी होती है। इनकी संरचना कैसी होती है, बीसीसी होती है। कैसी होती है इनकी संरचना, बीसीसी होती है। आगे देखिएगा दोस्तों, अपवाद आपको लिखना है, अपवाद। मैं इसको साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा, अब लिखना है आपको अपवाद। तो अपवाद लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा अपवाद। इसको लिखिएगा। देखिए अपवाद को मैं पहले आपको यहां पर बोल देता हूं, पहले लिख लीजिएगा, फिर इसको समझेंगे अपन। तो मैं बोल रहा हूं, उसको लिखिएगा। लिथियम की संरचना षटकोणीय निबिड़ संकुलित होती है। लिथियम की संरचना षटकोणीय निबिड़ संकुलित होती है। आगे लिखिएगा, बीसीसी संरचना में संकुलन दक्षता 68% होती है। बीसीसी श्रृंखला में संकुलन दक्षता 68% होती है, अर्थात संकुलन ढीला होता है। अर्थात जो संकुलन होता है वो ढीला होता है। आगे लिखेंगे आप, दुर्बल धात्विक बंध व ढीले संकुलन के कारण ये धातुएं नरम होती है। आगे लिखना है, इसलिए इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। एक लाइन छोड़ेंगे और नीचे से लिखेंगे दोबारा से। क्षार धातुओं में सबसे कठोर धातु लिथियम होती है। कौन सी होती है, लिथियम होती है। आगे लिखेंगे, क्योंकि इसके छोटे आकार के कारण धात्विक बंध सामर्थ्य उच्च होती है। इसकी संरचना HCP होती है। HCP का मतलब मैं आपको बता दूं, HCP का मतलब होता है निबिड़ संकुलित। इसकी संरचना निबिड़ संकुलित होती है। HCP का मतलब होगा निबिड़ संकुलित होती है। अब मैं आगे से आपको निबिड़ संकुलित नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, HCP होती है। आप समझ जाना, पहले ही लिख लीजिएगा। आगे लिखना है आपको यहां से, इसकी संरचना HCP होती है, इसलिए इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। इनकी संकुलन दक्षता 74% होती है। इनकी संकुलन दक्षता 74% होती है। कितनी होती है, 74% होती है। तो इसको उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। पहले इसको लिखना आप, फिर बाद में ही आप क्या करिएगा, समझिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आप एक एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला लिथियम की संरचना षटकोणीय व निबिड़ संकुलित HCP होती है।
देखिए लिथियम जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है, आपके HCP होती है। HCP का मतलब निबिड़ संकुलित होती है। लिथियम की संरचना HCP होती है अर्थात निबिड़ संकुलित होती है। ये समझ में आ गया। आगे देखना है, आगे क्या है, BCC संरचना में संकुलन दक्षता 68% होती है। BCC जो श्रृंखला होती है उसमें संकुलन क्षमता 68% होती है। कौन सी में, BCC श्रृंखला में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68% होती है। कितनी होती है, 68% होती है। आगे मैंने क्या बोला, अर्थात संकुलन ढीला होता है। जो संकुलन होता है वो कैसा होता है, संकुलन ढीला होता है। कैसा होता है, ढीला होता है। कैसा होता है, संकुलन इसका क्या होता है, ढीला होता है। आगे क्या है, आगे बोला मैंने ढीले संकुलन और दुर्बल धात्विक बंध के कारण, ढीले संकुलन और दुर्बल धात्विक बंध के कारण ये धातुएं नरम होती है। देखिए जिन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है तो उन्हें क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि उनका धात्विक बंध दुर्बल और उनमें जो संकुलन क्षमता होती है वो ढीले संकुलन और धात्विक बंध दुर्बल होने के कारण इनको मतलब धातुएं नरम होती हैं, इसलिए इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखिए ये नरम होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि ढीला संकुलन और इनका धात्विक बंध दुर्बल होने के कारण इन्हें नरम होती है और इसके कारण इनको चाकू से काटा जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे लिखा है मैंने कि क्षार धातु में सबसे कठोर धातु लिथियम है। क्षार धातु जितनी भी है, क्षार धातु अपनी, उनमें सबसे कठोर धातु लिथियम है, क्योंकि इसे चाकू से नहीं काटा जा सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 74% तो इसकी संकुलन क्षमता होती है, 74% होती है, और इसके अंदर ढीला नहीं पाया जाता है। जो संकुलन इसके अंदर जो 74% इसकी क्या होती है, इसकी 74% होती है आपके संकुलन दक्षता होती है, और धात्विक बंध सामर्थ्य होता है। क्या होता है, सामर्थ्य होता है। इस वजह से इसमें जो बंध बनते हैं वो थोड़े मजबूत बनते हैं, नरम नहीं होती है ये धातु। इस वजह से आपको इसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। आगे है तो ये हो गया नरमता और फिर वो हो गया अपवाद। अब आपको देखना है गलनांक व क्वथनांक। क्या डालना है, गलनांक व क्वथनांक, उसे डालिएगा यहां से स्टार लगा के आपको लिखना है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, ये हेडिंग डालेंगे आप, गलनांक एवं व क्वथनांक। तो इसको हेडिंग डालने के बाद में आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो पहले लिखिए क्षार धातुओं के गलनांक व क्वथनांक, क्षार धातुओं के गलनांक व क्वथनांक न्यून होते हैं। क्षार धातुओं के गलनांक व क्वथनांक न्यून होते हैं। आगे है इसका कारण इनका बड़ा परमाणुवीय आकार, इसका कारण इनका बड़ा परमाणुवीय आकार व संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण धात्विक बंध दुर्बल होता है। धात्विक बंध दुर्बल होता है। आगे लिखना है दुर्बल धात्विक बंध के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। आगे आपको लिखना है धात्विक बंध की प्रबलता। आपको लिखना है अगली लाइन में धात्विक बंध की प्रबलता व्युत्क्रमानुपाती 1/परमाणुवीय आकार, 1/परमाणुवीय आकार। इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। फिर इसके नीचे लिखेंगे चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुवीय आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुवीय आकार बढ़ता है।
आगे है जिससे धात्विक बंध प्रबलता घटती है, जिससे धात्विक बंध प्रबलता घटती है, जिससे गलनांक व क्वथनांक भी घटते हैं, जिससे गलनांक व क्वथनांक भी घटते हैं। तो ये लिखवाया मैंने, इसे एक बार आप दोबारा से लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा और फिर आप इसे समझिएगा। अब इसे समझिएगा, क्षार धातुओं के गलनांक व क्वथनांक न्यून होते हैं। पहली बात मैंने लिखवाई कि जो क्षार धातु होती है, क्षार धातु होती हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, न्यून होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्षार धातु के क्या होते हैं, न्यून होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आगे क्या है, इसका कारण इनका बड़ा परमाणुीय आकार व संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण धात्विक बंध दुर्बल होता है। इसका कारण क्या होता है, क्वथनांक न्यून होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि परमाणुीय आकार व संयोजी कोष में, परमाणुीय आकार व संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण धात्विक बंध दुर्बल होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका उपस्थित होने के कारण धात्विक बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। इस वजह से क्या होता है, इनके गलनांक और क्वथनांक क्षार धातु के कम या न्यून होते हैं। आगे क्या है, दुर्बल धात्विक बंध के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। धात्विक बंध की प्रबलता ये लिखा है मैंने, इसको जरूर याद कर लेना। आगे लिखवाया था, चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार क्या होता है, बढ़ता है। परमाणुीय आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। पता रखना, आपको याद होना चाहिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है, जिससे धात्विक बंध प्रबलता घटती है। ये बढ़ता है तो धात्विक बंध प्रबलता क्या होती है, धात्विक बंध प्रबलता घटती है। सही है, ये समझ में आ गया, धात्विक बंध प्रबलता घटती है। आगे है, जिससे गलनांक और क्वथनांक भी घटते हैं, और धात्विक बंध प्रबलता आपकी घटेगी तो गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, ये भी घटेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर समझाने की आपको कोई ऐसी बात नहीं थी, बस इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा आप। आगे करते हैं स्टार्ट। अगला टॉपिक है, आपको अगला बिंदु डालना है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अगला बिंदु डालिएगा आप घन विद्युतीय गुण, ये डालिएगा घन विद्युतीय गुण। घन विद्युतीय गुण, ये टॉपिक डालिएगा अगला। अब अगला बिंदु घन विद्युतीय गुण। धन विद्युतीय गुण, इसको डालिएगा। और फिर मैं जो बोलता हूं पहले आपको उसको एक बार लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। और एक बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो ये तरीका है वो अच्छा है या नहीं, पहले आपको नोट्स बनवाने का और फिर बाद में इसको समझाने का, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन विद्युतीय गुण, इसको लिखिएगा, क्षार धातुएं प्रबल धन विद्युती होती हैं। क्षार धातुएं प्रबल धन विद्युती होती हैं। सही है, क्षार धातुएं प्रबल धन विद्युती होती हैं। ये बाह्यतम कोष के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ये बाह्यतम कोष के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर M+ प्रकार का धनायन बनाती है। M+ प्रकार का धनायन बनाती है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति धन विद्युती गुण कहलाता है। धन विद्युती गुण कहलाता है। एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे से लिखेंगे, क्षार धातुओं के बड़े परमाणुीय आकार, क्षार धातुओं के बड़े परमाणुीय आकार व निम्न आयनन विभव के कारण, व निम्न
आयनन विभव के कारण इनमें धन विद्युतीय गुण अधिक होता है। इनमें धन विद्युतीय गुण अधिक होता है। ये अपने बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर M+ प्रकार का धनायन बनाती है। M+ प्रकार का धनायन बनाती है। अभी इस रिएक्शन को लिखेंगे M गैसीय अवस्था में, फिर आपको लिखना है प्लस ऊर्जा, रिएक्शन अभिक्रिया M+ तो आपको पता है प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इतना आपको लिखना है। और फिर लिखना है Ip आयनन ऊर्जा, यहां पर लिखना है Ip आयनन ऊर्जा, ये लिखना है Ip आयनन ऊर्जा। और यहां पर लिखना है आपको Ip फर्स्ट आयनन ऊर्जा हो गया, यहाँ पर Ip फर्स्ट आयनन ऊर्जा यहाँ पर हो गया और Ip आयनन ऊर्जा हो गया। अब यहाँ पर लिखना है क्षार धातु, ये आपको आ जाएगी क्षार धातु, यहाँ पर लिख लेना क्षार धातु, सही है। अब आपको लिखना है धन विद्युतीय गुण, नीचे लिखना है धन विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय गुण व्युत्क्रमानुपाती परमाणवीय आकार, परमाणवीय आकार। फिर आपको लिखना है यहां पर धन विद्युतीय गुण, एक बार फिर से यहां पर लिखना है आपको, और फिर आपको लिखना है व्युत्क्रमानुपाती 1/, आयनन विभव, यहां पर लिखना है आयनन विभव। इसको एक बार आप उतार लीजिएगा या फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर आपको नीचे लिखना है, फिर इसको समझेंगे हम एक बार, 2 लाइन और है उनको भी लिख लेना। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणवीय आकार बढ़ता है, परमाणवीय आकार बढ़ता है, वह Ip घटता है, Ip का मतलब मैंने आपको बता दिया, आयनन ऊर्जा। क्या होता है? आयनन ऊर्जा। Ip घटता है, अतः धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, अब जो धन विद्युतीय गुण है, इसके अंदर मेरे को समझाने लायक कुछ भी चीज नहीं है, इसके अंदर सिर्फ थ्योरिकल जो पार्ट है। तो इसको एक बार आप लिख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा से चलाकर लिख लीजिएगा और एक बार सुन लीजिएगा, उसी में याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है अपना आयनन विभव, तो इसे स्टार्ट करेंगे अपन कल। आयनन विभव आज के लिए इतना ही। तो सभी दोस्तों को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।